नावल सुनने वाले शायकीन को आसमा बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलियन बेस पर ये नावल है, थोड़ा सा रोमांटिक है। आपको ये राफ़िया शेख की कलम से तहरीर करदा नावल है। इसका नाम है द अर्थ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और बहुत सारा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं नावल की जानिब। मामा अजहाद का ना पासपोर्ट है ना ही सामान, वो कहीं पाकिस्तान तो नहीं चला गया। नज़ालिया परेशान सी अजहाद के कमरे का जायज़ा लेने के बाद सर हाथों में गिराए बेचैन थी। एक तरफ भाई था, दूसरी तरफ दोस्त जैसा दो भाई। ये लड़का दुश्मनी में अंधा हो चुका है। नज़ालिया मीराम को कॉल करो, उसे सब बताओ। अगर जज्बात में अजहाद ने कुछ उल्टा कदम उठा लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये लड़का अपनी आँख में हमें भी झुलसाएगा। शबनम भी परेशान होती इजहाद को कॉल मिला रही थी, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। मामा मैं राम को कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहा। MRI का नंबर बंद है। मामा मुझे लग रहा है इजहाद कुछ करने वाला है। नज़ारिया परेशानी से बोलते हुए मुसलसल मेराम, MRI और इजहाद को कॉल्स मिला रही थी। बस अब दुआ करो सब ठीक हो, वरना हम इस दुश्मनी में किसी को खो देंगे। शबनम ने कहते हुए दिल पर हाथ रखा। मामा ऐसा नहीं कहें, मुझे दोनों बहुत अजीज़ हैं। नज़ालिया ने खौफज़दा होकर शबनम को देखकर कहा। वो लड़की पाकिस्तान में है बॉस, अब क्या करना है? उसे वहाँ से उठवा लें या इधर आने का इंतज़ार करें? वो मज़ीद इन्फो निकलवा लिया था। पाकिस्तान से उठवा लो, हमसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा है, लेकिन ख्याल रखना कि किसी को शक ना हो कौन उसे किडनैप करके ले गया है। सिगार का गहरा कश लेकर हवा में धुआं छोड़ते हुए वो अब दुबई आ चुका था। वो MRI के लिए सफ़र करने के लिए भी तैयार था। जी बॉस, आप समझे अगले 1-2 दिन में काम हो जाएगा। वो मोबाइल पर अपने बाकी आदमियों को तैयार रहने की इतला दे रहा था। जितनी जल्दी हो सके ले आओ उसे। उसके जिस्म में बहते हुए लहू का एक कतरा भी हमारे लिए बहुत कीमती है। उससे हम हीरे से ज़्यादा कीमती पत्थर बना सकते हैं। वो लबों पर मुस्कुराहट से जाकर कहते हुए अपने मुस्तकबिल में माला माल होने का सोचते हुए खुश हो रहा था। मुलाजिम सर हिलाते हुए अपनी फ़्लाइट कंफर्म कर रहा था। मेराम, मेरा दिल नहीं मान रहा, नहीं जाओ आज। एमा ने दोबारा कोशिश की। अपने दिल को मना लो ना सिली वाइफ। मेराम ने मुस्कुरा पर अपनी कलाई पर घड़ी बांधी। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। बोल रही हूँ नहीं जाओ, लेकिन तुमने अपनी ही करनी है। एक दिन शूटिंग नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा या उनका। एमा गुस्सा होते हुए मेराम को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ना करो, वैसे ही दिल नहीं करता इतनी प्यारी वाइफ को छोड़कर एक लम्हे के लिए भी दूर होने का। मज़ीद तुम्हारे तासुरात दिल में हलचल मचा देते हैं। जाना लाजमी है राया, अगर नहीं गया तो मज़ीद डिले होगी शूटिंग। और मेराम का एक स्टैंडर्ड है कि वो कभी अपनी ज़ुबान से नहीं फिरता। मेराम ने समझाते हुए उसकी आंखों में शरारत से फूंक मारी। वो मज़ीद खफा होती उसे घूरने लगी। तुम्हें अपनी पावर से कहीं गायब कर दूंगी मैं मेराम। मेराम बिल्कुल भी एमा की मानने को तैयार नहीं हुआ। एमा ने भी उसे डराते हुए प्लान बताया। हाँ कर दो, लेकिन मेरे साथ तुम भी गायब होना, सिर्फ मैं और तुम। मेराम ने आगे बढ़ते हुए उसकी बात को सीरियस मान लिया। ये टाई तो बांधो, एमा पूछी होने लगी। तो मेराम ने करीब करते टाई उसके हाथ में थमा दी, जो एमा ने कुछ सेकंड में ही बांध दी। वो अक्सर मेराम को बांधते हुए देखा करती थी, इसलिए उसे याद हो चुका था। तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, देखते साथ चीज़ें सीख जाती हो। आम इंसान की मेमोरी से ज़्यादा तेज़। मेराम इतने अच्छे अंदाज से टाई देखकर उसे देखने लगा। हाँ, एक्स्ट्रा मेमोरी है मेरे पास। एमा ने हामी भरी। मैं रात तक कहूँगा मेरा इंतज़ार करना, और अगर बिरयानी बना सकती हो तो बना लेना। हुंजल को अपने पास रखना, आजकल दिखाई नहीं देती है। मेराम ने आखिरी नज़र उस पर डालकर जाते हुए कहा। एमा नहीं चाहती थी वो जाए, बस कुछ अलग से एहसास थे जो उसे परेशान कर रहे थे। एमा ने गायब हो जाने तक उसकी पुश्त को देखा और सोफे पर हाथ मसलते हुए बैठ गई। सुबह से शाम हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, एमा का दिल भी डूबता जा रहा था। उसने ना ही बिरयानी बनाने का तरीका देखा था, ना ही वो बनाने वाली थी। बस अपनी सोचों में उलझी हुई नज़रें दरवाजे पर और समाते गाड़ी की आवाज़ पर टकाई बैठी थी। रिंग 2 बार चमकी और एमा का उस बार ध्यान उस पर चला गया। एमा चौंक कर रिंग को देखने लगी। वो रिंग कुछ बता रही थी, लेकिन क्या? उसे इस रिंग का इस्तेमाल भी नहीं आता था। अचानक एमा ने उसे रगड़ा तो जो सामने था वो हवास बाख्ता सी हो गई। मेराम शूटिंग करते हुए अलग से स्माइल चेहरे पर सजाए हुए था। सब उसके अलग अंदाज को देखकर हैरान थे। अब वो गुस्सा भी कम करता था।
रूट भी ज़्यादा नहीं होता था। पता नहीं ऐसा मेराम को कौन सा खजाना मिल गया था जिसकी वजह से वो इतना बदल चुका था। सब उसके रवैये पर हैरान परेशान से हो जाते थे। दिल की दुनिया जब बदली तो बाहर की हर शय खूबसूरत लगने लगी थी। बाहर की दुनिया का ताल्लुक दिल की दुनिया से होता है। अगर इंसान का दिल खुश और मुतमईन है तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी ही बंजर क्यों ना हो, उसमें इंसान खुशी तलाश कर ही लेता है। लेकिन अगर दिली तौर पर इंसान खुश ना हो तो बाहर की दुनिया को दुल्हन की तरह भी सजाया दिया जाए, वो आप पर अपनी तमाम रानाइयाँ लिए भी खुश नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हाल मेराम का था। चाहे एमा कितनी ही नासमझ क्यों न थी, लेकिन वो मेराम का दिल बन चुकी थी। हर पल एक खूबसूरत सा एहसास रहता था। कोई था जो उसका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई था जो उसके साथ रहने के लिए जतन कर रहा था। वो किसी का मुहाफिज था, किसी के लिए अहमियत रखता था। वो मोहब्बत के बदले मोहब्बत का तलबगार नहीं था, लेकिन एमा के अंदाज से उसे शदीद मोहब्बत होती जा रही थी। शाम तक शूटिंग से फ्री होते हुए मेराम निकला। लब मुस्कुराहट में ढले हुए थे। उसे मालूम था एमा ने कुछ भी नहीं बनाया होगा। दोपहर में ऑर्डर करके मंगवा लिया होगा और रात का उससे बनवाएगी या मंगवाएगी। आज उसे कहीं घुमाने ले जाने का सोचते हुए वो लोकेशन देख रहा था। घर से करीब कोई अच्छी सी देखने लायक तफरीह का कोई मुकाम मिल जाए, और मेराम को मिल भी गया। अचानक गाड़ी के सामने दो गाड़ियां आकर रुकीं। मेराम ने जल्दी से ब्रेक लगाई। 6 हट्टे कट्टे आदमी गाड़ी में से उतर आए। मेराम ने चूंक कर देखा, वो क्यों हाथों में डंडा लिए उसकी गाड़ी के पास आ रहे थे। सुनसान रोड था। आधे घंटे में एक गाड़ी गुजर रही थी। बाहर निकल, बहुत ज़्यादा मशहूर होने का शौक चढ़ा है। सारी मशहूरी अभी ख़त्म करते हैं तेरी, एक आदमी ने झुककर शीशे के पार से कहा। मेराम ने मोबाइल उठाकर पुलिस को कॉल मिलानी चाहिए, लेकिन इतने में छनाके की आवाज़ से शीशा टूट चुका था और मेराम को उन लोगों ने बाहर निकाल लिया था। छोड़ो मुझे, तुम लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी है? मेराम चीखते हुए खुद को छुड़वाने की तगोदो में लगा हुआ था। हमसे नहीं है दुश्मनी, लेकिन इजहाद से तो है ना। उसकी कामयाबी छीनकर खुद आगे निकलना चाहता है तू, दूसरे आदमी ने पेट पर घूंसा मारते हुए कहा। इजहाद का नाम सुनकर मेराम ने लब भींचे। कोकी ने कितना कहा था इजहाद उसके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, लेकिन मेराम ने अनसुनी कर दी थी बात। मेराम ने भी सब छोरचों को झटकते हुए मुकाबला करने का सोचा और उनसे लड़ते हुए भरपूर मुकाबला करता मारे जा रहा था, लेकिन वो लोग भी पीछे हटने के बजाय मेराम को गुस्से से मार रहे थे। मेराम का मुंह फट चुका था। अचानक से बारिश शुरू हो गई और मेराम ने उन सब को अचानक धक्का देते हुए भागने की सोची। मेराम ने भागकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। गाड़ी स्टार्ट होते ही एक आदमी ने मेराम के सर पर भारी डंडा मारा, लेकिन मेराम अपने दुखते सर और बंद होती आंखों की परवाह किए बिना यहाँ से निकलना चाहता था। यहाँ रहता तो मर जाता, और उसे मरना नहीं था। वो एमा से वादे कर चुका था, वो साथ रहेगा। बस मेराम के सर पर एक ही धुन सवार थी, उसे मरना नहीं है। मेराम ने फुल स्पीड से गाड़ी चलाई। बार बार बंद हुई आंखों को खोलने लगा। सर का खून बहता हुआ सीने पर आ रहा था। अचानक से एक टैंकर मेराम के सामने आया। मेराम ने गाड़ी मोड़नी चाहिए, लेकिन गाड़ी पर बंद होती आंखों के सबब काबू न रख पाया और गाड़ी खुद से चलती हुई खाई में जा गिरी। 2 गाड़ियों में सवार वो 6 आदमी मेराम के पीछे ही आ रहे थे, लेकिन अचानक इस हादसे पर दूर से देखने लगे। गाड़ी खाई में ऊंचे नीचे रास्ते से गुजरती अचानक एक दख्त से टकराई। आखिरी लफ्ज़ जो मेराम के लबों से निकला था वो था राया। उसे नहीं मालूम क्या हुआ। अचानक टैंकर ड्राइवर और उन आदमियों ने धमाके की आवाज़ सुनी और देखते ही देखते मेराम की कार धमाके से फटने के बाद हवा में शोले बनकर धुआं सा उड़ने लगा था। इस हादसा एक गड़बड़ हो गई है। उन 6 आदमियों में से एक आदमी इजहाद को काल मिलाए मेराम का हाल बता रहा था। यह नहीं बोलना मेराम तुम लोगों के हाथों से बचकर निकल गया है। इजहाद दूसरी तरफ से धाड़ा। नहीं सर, वो मेराम हमसे बचकर भाग रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी खाई में गिर गई और ब्लास्ट से गाड़ी समेत मेराम भी मर चुका है। उस आदमी के कहने पर इजहाद सुन सा रह गया। बास्टर्ड, मैंने तुम्हें मारने का कब कहा था? सिर्फ हल्की सी चोट पहुंचाने का कहा था, तुमने उसे मार दिया। इजहाद सदमे से गोया हुआ और कॉल काटकर सर हाथों में गिराए बैठ गया। शदीद गम से उसका सर फटने को था। वो तड़पते हुए किसी को बता भी नहीं सकता था। गुस्से में वो बहुत गलत कदम उठा चुका था। अगर वो कुछ टाइम बाद सोचता तो सब गुस्सा ख़त्म हो सकता था, लेकिन अब तो वो गलत कदम उठा चुका था और पछताते हुए उसका दिल बंद होने के दर पे था। जी तो नाजरीन, आपको बताते चलें, मेराम शराजी मॉडल की दुनिया का चमकता हुआ नाम।
एक हादसे में अपनी पहचान लिए खो चुका है, लेकिन वो अब भी लोगों के दिलों पर उनका नाम और काम का नक्श मौजूद रहेगा। कुछ फैंस का कहना है वो जिंदा है, और कुछ माहिरीन का ख्याल जिस तरह गाड़ी जलकर राख हो गई मुमकिन नहीं है मेहराम शेराजी सही सलामत होंगे। मेहराम की गाड़ी के हादसे की इतला पाकिस्तान समेत काफ़ी ममालिक में फैल चुकी थी। कुछ माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे थे जिस तरह गाड़ी जल चुकी है मुमकिन नहीं है कि मेहराम जिंदा हो, लेकिन गाड़ी की रिपोर्ट आने तक कुछ बस वक्त से कह नहीं सकता था। सब अपने अपने तजज़िये पेश कर रहे थे। जिस वक्त मेहराम की गाड़ी हादसे का शिकार हुई उससे कुछ देर बाद ही ये खबर हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही थी। न्यूज़ एंकर चीख चीख कर एक न्यूज़ को बार बार चलाए जा रहे थे। कुछ का कहना था हादसे की बजाय किसी दुश्मनी का काम हो सकता है, तो कोई उसे हादसे का नाम ही दे रहा था। नज़ालिया ने जब ये न्यूज़ देखी तो बस उसका एक ही काम था, रोए जाना। अजहाद को शबनम कॉल मिला रही थी, लेकिन उसके मोबाइल पावर ऑफ किया हुआ था। शबनम भी आंसू बहाती हुई मेहराम के ज़िंदा होने की दुआ कर रही थी। शरिया के पास भी इतला पहुंच चुकी थी। वो भी गिरता पड़ता यकीन न करते हुए हमायूं और माह कामिल के फ्लैट की तरफ भागा। वो दोनों रोते हुए परेशानी से कभी किसी को तो कभी किसी को कॉल मिला रहे थे। नज़ालिया भी कुछ देर में माह कामिल और हमायूं के सामने मौजूद रोते हुए उन्हें सहारा देने के बजाय खुद आंसू बहाते हुए शर्मिंदा थी। उसे यकीन था अजहाद ने अपनी दुश्मनी में राम की जान ले ली थी। मामा बस करते, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेराम हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। शहरियार ने अपने आंसू पोंछकर माह कामिल के आंसू साफ किए। वो हमें छोड़कर जाता रहा है शहरियार, लेकिन कभी इस तरह छोड़कर नहीं गया कि कोई उम्मीद बाकी ही ना रहे। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं उसकी शादी भी एक्सेप्ट कर लूँगी, एमआरआई को बहू मानकर उसे माफ़ी भी मांग लूँगी। बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो रोते हुए शहरियार से बोलते हुए सबको रुला रही थी। मामा मैं भी तो दोनों का गुनहगार हूँ। मेराम कहता है वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। मामा अगर उसको कुछ हो गया तो? शहरियार के गाल पर जनाटेदार चमाट पड़ा जिससे उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। वो गाल पर हाथ रखे माह कामिल को देख रहा था। बोला है ना मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। ये सब झूठ बोलते हैं, जलते हैं मेरे बेटे की कामयाबी से। माह कामिल अचानक चमाट मारकर चीखने लगी थी। शहरियार और हमायूं ने नरमी से दाएं बाएं से कंधे थामे। वो रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। शहरियार डॉक्टर डॉक्टर। हमायूं हवास बाख्ता से माँ कामिल के सर को थामे। उन्हें हिलाते जगाने की कोशिश में भूल चुके थे नज़ालिया डॉक्टर है। बाबा हटे, मैं देखती हूँ। नज़ालिया फ़ौरन से माँ कामिल की नब्ज़ देखने लगी थी। बाबा, शहरियार इनका बीबी शूट कर रहा है, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नज़ालिया ने अपने आंसू साफ करते हुए उन दोनों से डरते हुए कहा। शहरियार ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की। 10 मिनट में एम्बुलेंस माँ कामिल समेत वो तीनों भी जा रहे थे। तीनों की आंखें अश्कबार थी। मेराम के साथ हुआ हादसा, माह कामिल की हालत, उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस बात पर वो पहले रोए। नज़ालिया को 3 सदमे थे जिसका जिक्र उसने किसी से नहीं किया था। अजहाद के बारे में जब तक वो खुद मालूम नहीं कर लेती किसी को नहीं बताएगी। शहरियार अजहाद को शूट करने में टाइम नहीं लगाएगा। नज़ालिया जानती थी भाई से नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन वो अजहाद की इस हरकत को किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अजहाद को पहली फुर्सत में मार डालेगा। हॉस्पिटल पहुंचकर माह कामिल का फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। नज़ालिया डॉक्टर्स की टीम के साथ ही थी। बाहर हमायूं और शहरियार सर हाथों में गिराए बैठे हुए थे। बाबा मैं सीट बुक कर रहा हूँ, हम सब पाकिस्तान जा रहे हैं। मामा को अभी होश आ जाएगा, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वो कहते हुए साइड पर जाकर सीट बुक करने लगा। कल दोपहर की सीट बुक करने के बाद वापस आता कुर्सी से पुश टकाकर बैठ गया। हमायूं की नज़रें थिएटर के बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी। अलबत्ता किसी बुरी खबर सुनने का रवादार बिल्कुल नहीं था। मेहराम के हादसे की खबर उन सब पर बिजली बनकर गिर चुकी थी। तैमूर भागता हुआ वीरा के कमरे में पहुंचा, जहां वो चीखते हुए अपने बाल नोच रही थी। तैमूर, मेराम ये सब क्या बोल रहे हैं तैमूर? मेराम कैसे जा सकता है? तैमूर, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो मछली की तरह तड़पते हुए बेबसी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। अपने आप को मारते हुए वो चिल्लाई जा रही थी। तैमूर ने शुक्र किया उसके पेरेंट्स घर पर मौजूद नहीं थे, किसी गेट टुगेदर में बाहर गए हुए थे। उनका ज़्यादा वक्त यूं ही सोशल रहकर गुजरता था। तैमूर ने वीरा को बिठाना चाहा, लेकिन वो हाथ से निकलते हुए भागे जा रही थी। वीरा, होश करो, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है मंजर आम पर जो तुम ये कह सको कि मेराम भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे।
पुलिस अपना काम कर रही है और दुआ करो मेराम भाई बच गए हों। तैमूर ने वीरा को झंझोड़ कर बोला तो वो होंक से उसे देखने लगी। मेराम ने कहा था वो तुम्हारी शादी में आएगा, देखना वो आएगा, है ना, आएगा ना मेराम। वो तैमूर को बताने के बाद पागलों की तरह पूछ भी रही थी। वीरा, मैं अपनी शादी के बाद तुम्हारी शादी करने में देर नहीं करूँगा, याद रखना। तुमने मेराम भाई के लिए खुद को क्या कर लिया है? वो तुम्हारे या तुम उनके लिए नहीं बने हो वीरा। मैंने उस शख्स के चेहरे पर कभी ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी जैसी अब होती है। वो अपनी लाइफ में खुश हैं, मुतमईन हैं। क्यों उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? उनके साथ अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो। आसपास तुमसे जुड़े और भी लोग हैं, उन्हें आंखें खोल कर देखो। तैमूर बेबस सा हमेशा बड़े भाइयों की तरह समझाता था और आज भी छोटा भाई होने की बजाय बड़े भाइयों की तरह समझा रहा था। वीरा खामोश नज़रों से उसे देखती रही। मेरी मोहब्बत? फॉर गॉड सेक वीरा, ये मोहब्बत नहीं, ज़िद है, ज़िद। तुम एक फेमस बंदे के साथ रहना चाहती हो जो कि तुमसे मोहब्बत तो दूर दोस्ती भी नहीं रखना चाहता। वीरा, मोहब्बत ये थोड़ी होती। मोहब्बत में इंसान देता है, किसी दूसरे की खुशी नहीं छीनता है। वीरा, तुम्हें जब मोहब्बत महसूस होगी ना, उसमें सिर्फ पाना नहीं होगा। अगर उसमें खोकर भी दूसरे की खुशियाँ मिल जाए तो दिल मुतमिन हो जाता है। ट्रस्ट मी वीरा, तुम मेराम भाई से मोहब्बत नहीं करती हो, बस एक जिद लगाई हुई है उन्हें पाने की। तैमूर ने मोहब्बत से उसका सर थपथपाकर नरमी से कहा और कमरे से चला गया ताकि वीरा सब सोच सके, खुद को समझ सके। वीरा रोते हुए, नफ़ी में सर हिलाते हुए मुंह पर कुशन रखे रोई चली गई। वो मेराम से अगले हफ्ते मिलने के लिए कितनी बेचैन थी। कितनी बार तैमूर की शादी के दिन गिन चुकी थी। उसे क्या मालूम था वो आने से पहले ही चला जाएगा। माह कामिल को होश आ चुका था और उन सब की जान में जान भी आ चुकी थी, लेकिन उन्हें बेहोश रखा गया था। जब जब आंखें खोलती थी मेराम को पुकारते हुए रोने लगती थी। शहरयार ने नज़ालिया से पैकिंग करने का कहा था, जिस पर वो राज़ी हो गई थी। उसे भी पाकिस्तान जाने की जल्दी थी और उसे यकीन भी था अजहाद वहीं छुपा हुआ होगा। रात से सुबह हो चुकी थी, किसी ने पानी तक नहीं पिया था। सब पाकिस्तान के लिए निकल चुके थे। कोकी भी उनके साथ सफ़र में चुप साधे हुए आंखें लाल अंगारा हो रही थी, तो रो कर उसने भी अपना बुरा हाल किया हुआ था। माँ कामिल भी चुप सी हो गई थी। उन्हें वो तीनों संभाले हुए थे। बरका बार बार उनके पास जाने की कोशिश करती, लेकिन वो भी अपने हवास में नहीं थी। उस बच्ची को कैसे प्यार भरी बाहों में लेती। इतने टाइम बाद बरका और मारूद दादा दादी को देखकर खिल उठे थे। वो सब जहाज़ में रवाना होते पाकिस्तान पहुंचने की जल्दी में थे। उन्हें मालूम था मेराम पुराने वाले घर में ही रहा होगा। सब चुप से अपनी अपनी सोचों में गुम थे। किसी से बात करते तो आंसू छलक पड़ते, इसलिए चुप ही बेहतर थी। एमआरआई रिंग में देख चुकी थी 8:40 पर मेराम की गाड़ी खाई में गिरेगी और अगले 5 मिनट में मेराम गाड़ी के साथ इस सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। एमा ने टाइम देखा, 8:42 हो चुके थे। बस कुछ नहीं सोचना था कि एमा पावर से गायब होते साथ ही मेराम की गाड़ी में पहुंची थी और मेराम कभी आंखें बंद करता कभी खोलता डोलती हुई गाड़ी में राया लफ्ज़ बोलते जा रहा था। राया, मैं मरना नहीं चाहता। मेराम के लब होले से फड़फड़ाए थे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी मेराम। एमा ने उसका हाथ थामकर जवाब दिया। इससे पहले ब्लास्ट होता एमा मेराम को वहाँ से गायब किए एक जंगल वीराने में आ गई थी। उस खाई के नीचे एक पुराना खौफ सदा कर देने वाला जंगल था। एमा ने मेराम को खुरदरी ज़मीन पर लेटाया और खुद पास बैठकर कोई घर ढूंढने लगी और इत्तफाक से एक हटनुमा लकड़ी का खस्ता हाल मकान नजर आई गया। एमा मेराम को वहाँ से गायब किए उस हट में पहुँच गई। मेराम आंखें बंद करता खोलता पूरी खोलने की कोशिश में था। उसके सर पर लगी चोट उसे पूरी तरह होश में आने नहीं दे रही थी। एमा ने हट में पहुंचकर अपनी पावर से जगह जगह रोशनी के लिए चिराग जलाए और तख्तनुमा लकड़ी के बेड पर मेराम को लेटाया। उसके ज़ख्मों का जायज़ा लेने लगी। एमा ने अब रिंग को रगड़ा तो मुख्तलिफ रोशनी उस रिंग में से निकलने लगी और मेराम के ज़ख्मों पर पहुंचते हुए उन्हें बिल्कुल गायब कर रही थी। मेराम के सारे ज़ख्म भर चुके थे, लेकिन एमा अंदरूनी कमज़ोरी दूर करने से कासर थी, इसलिए मेराम होश में नहीं आ सका था। मेराम, प्लीज़ होश में आओ ना। एमा ने उसका सर थपक कर कान के पास बोला। एमा को लगा मेराम को प्यास लगी होगी, इसलिए पास मौजूद झील पर आ गई और एक प्याले में पानी भरने लगी जो उसे हट के अंदर मिला था। इस सुनसान और रात की तरीके में पूरा चांद मबहूत कर रहा था। एमा चांद की रोशनी में वापस पलट आई थी। मेराम पर पानी की छींटें मारने के बाद चंद कतरे उसकी हलक में उतारे। मेराम के सरहाने बैठे मेराम के जागने का इंतज़ार करते हुए एमा को शदीद भूख लग रही थी। सुबह मेराम के साथ नाश्ता करने के बाद से एमा ने कुछ नहीं खाया था।
राया, मैं मरना नहीं चाहता। मेराम अभी भी खुद को गाड़ी में महसूस कर रहा था और अचानक बड़बड़ाते हुए उठ बैठा और एमा को सामने देखकर मेराम हैरान सा खुद को कभी हट और एमा को देख रहा था। एमा, हम यहाँ कैसे? मैं तो खाई में। मेराम ने खुद को सही सलामत देखकर और अपने सर की चोट गायब देखकर हैरत ज़दा सा एमा को देखने लगा। तुम खाई में गिर रहे थे, मैं तुम्हें बचाकर ले आई, सिंपल। एमा ने कंधे उचकाकर आम से लहजे में कोई बहुत सी आम बात बताने की कोशिश की थी। तुम मुझे ले आई? मैं इतना बड़ा इंसान? तुम मुझे संभाल सकती हो? बताओ, वहाँ कैसे आई? मेराम परेशान सा गुस्सा होने लगा था। यह माजरा जितना आसान करके एमा उसे बता रही थी, मेराम को उतना लग नहीं रहा था। बस तुम मरना नहीं चाहते तो नहीं मरना ना। और क्या चाहिए तुम्हें? एमा उसे बताना नहीं चाह रही थी, इसलिए बात घुमाने लगी। व्हाट द हेल इज़ दिस राया? मैं तुमसे सच जानना चाहता हूँ, तुमने मुझे कैसे बचाया? और मेरे ज़ख्म जो हफ्तों में ठीक होते हैं वो मिनटों में कैसे ठीक हुए? बात को घुमाओ नहीं, सच बताओ। बिल्कुल सच, मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोलती हो। मेराम अचानक से उठ खड़ा हुआ और एमा को सामने किए उससे सवाल पर सवाल करने लगा। उसकी शानों को बहुत मजबूती से अपने गिरफ्त में लिया हुआ था। मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हें बचाया। मुझे तुम्हारे हादसे से कुछ मिनट पहले मालूम हुआ तो मैं सही वक्त पर पहुंच गई और तुम्हें यहाँ ले आई। एमा ने डरते डरते सच बता दिया, जिसे सुनकर पहले मेराम ने हैरत से देखा, फिर कहका लगा उठा। राया, मुझे पागल समझा है क्या? तुम में कौन सी पावर्स हैं? क्या खलाई मखलूक हो? सच में यार, अर्थ अर्थ कहते कहते खुद को सच में खलाई मखलूक समझने लगी हो। मेराम हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगा तो एमा को मालूम था वो यकीन नहीं करेगा। अचानक एमा ने उसे और खुद को हवा में उठा लिया। मेराम जो कहका लगा के हंस रहा था, अब खौफ के मारे चीख रहा था। राया, मुझे बचाओ, हवा में उड़ रहा हूँ मैं। राया, वो चीखते हुए एमा को पुकार रहा था और एमा बाजू लपेटे उसे तमस्कर उड़ाती नज़रों से देख रही थी। क्या तुम सच में इंसान नहीं हो? मेराम ने गिरने के डर से एमा को मजबूती से थामा हुआ था। मैं एलियन हूँ। अब आया यकीन, या कुछ और तुम्हारे लिए करना पड़ेगा? एमा ने पूछते हुए उसके कदम ज़मीन पर रखे और उसका हाथ पकड़े बाहर ले आए और अचानक हाथों को झटका देती हुई हवा में खुद को और मेराम को उठाकर उड़ने लगी। मेराम इस बार न चीखा न चिल्लाया, बस एमा को देखे गया। तुम सच में एलिना हो? मेराम को यकीन नहीं आ रहा था। वो खुद को ख्वाब में महसूस कर रहा था। वो मेराम के लिए चांद के पास आ गई। ठंड से दोनों को सर्दी सी महसूस हुई। इतना सब देखकर भी यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तुम पहले हो जिसे मेरी एलियन होने का मालूम है, और हमेशा पहले और आखिरी ही रहना। एमा ने वार्निंग देते हुए कहा तो मेराम डर के पीछे हुआ, कहीं जादू वाली उंगलियां उस पर ही न चला दे। इतनी जल्दी सफाई करना, मेमोरी का तेज़ होना, तुम्हारे चेहरे के अलग नकूश, मेरा वहाँ से यहाँ आना, मेरे ज़ख्म ठीक होना, और जिस दिन भाई ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी उस दिन तो मुझे सीढ़ियों पर मिली थी, उस दिन भी पावर से वहाँ आई थी। मेराम के सामने सब कुछ वाज़िया होता जा रहा था। बिल्कुल, एमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और मैं बहुत पहले, जब तुम दुबई में अवार्ड फंक्शन में आए थे, रिंग ढूंढने आई थी मैं। तुम्हारे ऊपर गिरी थी, लेकिन तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाए थे। और तुम्हारे घर उस दिन आई थी जब तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर बोलना सीखा था। एक दफ़ा तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई थी और गायब हो गई थी। उनमें से 2 बातें तुम्हें नहीं याद होंगी, क्योंकि तुम्हारी वो मेमोरी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। एमा ने सोचा सब सच मालूम हो ही गया है तो सारे सच ही बता दिए जाएं। मेरी मेमोरी वापस करो अभी। मेराम ने मेमोरी ख़त्म करने का सुना तो तड़क कर अपनी मेमोरी वापस मांगी। एमा ने अपनी उंगलियां उसके माथे पर रखकर पुरानी मेमोरीज लौटा दी। वो अब याद कर सकता था। वो जब गिरा था बैल्कनी में था, जब उठा था बेड पर था, और गाड़ी के सामने से गायब होना। तुमने मेरी मेमोरी क्यों ली थी? मेराम ने फासला बनाते हुए पूछा। क्योंकि तुम उन लम्हों को सोचकर परेशान रहते थे, और मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करती हूँ, इसलिए तुम्हारी मेमोरी से वो हिस्सा मिटा दिया जो तुम्हें परेशान कर रहा था। एमा ने सामने चांद को देखकर बताया। मेरा और रिंग का क्या कनेक्शन है? क्या वो ये वाली रिंग है जिसे ढूंढते हुए तुम मुझ तक पहुंची और बकौल तुम्हारे बोलने लगी? एमा ने गर्दन हिला दी। ये रिंग अवार्ड फंक्शन में तुम्हारे पास लैपटॉप बैग में गिरी थी। मैं हवा में उड़ती हुई जा रही थी और अचानक दूसरी पावर्स हावी हो गई, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा और यह रिंग तुम्हारे पास जा गिरी, और मैं जर्मनी की सरजमीन पर। मेराम उसकी बातों पर परेशानी से माथा मसल रहा था। वो एलियन को बीवी भी बना चुका था, मोहब्बत भी कर बैठा था, लेकिन आगे तुमने ये रिंग टच कर ली थी। मैमा ने कहकर भेजा था इस रंग को उतारना नहीं,
अगर उतर जाए तो कोई इंसान टच ना करे, लेकिन यह रिंग गिर भी गई और तुमने अनजाने में टच भी कर ली। मुझे मालूम है इस रिंग का तुम्हें नहीं मालूम था, और तुम जब दुबई मुकम्मल तौर पर आए तो ये रिंग तुम्हारे बैग से निकलकर तुम्हारे कमरे में पड़ी रही और मारूत ने इसे उठा लिया। खेलते हुए उससे यह रिंग एक्वेरियम में चली गई, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जब से यह रिंग उसमें थी मैं आधी से कम पावर्स के साथ गुजारा कर रही थी। हुंजल ये ढूंढ कर ले आई वहाँ से। रही बात मेरे बोलने की, तो अगर तुम रिंग को ना छूते तो मैं कोई भी ज़ुबान बोल सकती थी, लेकिन तुम्हारे रिंग को छूने की वजह से सिर्फ वही बोल सकती थी जो तुम बोल सकते हो। लेकिन अब रिंग मेरे पास है और मैं इसकी मदद से जो चाहे वो ज़ुबान सीखती हूँ और बोल सकती हूँ। हमारा रिंग दिखाते हुए मुस्कुराकर मेराम को बताया। तुम एलियन हो तो यहाँ से चली जाओगी? मेराम सब जानकर हलक तर्क करते हुए पूछने लगा। दिल अलग तरह से धड़क रहा था। अगर वो हाँ कह देगी तो? ज़ाहिर सी बात है, मैं इस अर्थ पर रहकर क्या करूँगी? यहाँ हर इंसान झूठ बोलता है, धोखा देता है, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुँचाता है। मैं इस अर्थ पर नहीं रह सकती, और वैसे भी मेहमान ने 1 साल या 6 महीने अर्थ के हिसाब से टाइम देकर भेजा था। 5 महीने गुजर चुके हैं। अब ये नहीं मालूम कि 1 महीना बचा है मेरा इस अर्थ पर या 7 महीने। एमा ने 7 महीने का सोचकर मुंह बनाया। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली जाओगी एलिना? तुमने मुझसे शादी की है, डैमिट। मेरा मुझसे गुस्सा होने से ज़्यादा खुद से था। वो कैसे किसी भी लड़की से यूँ मोहब्बत कर सकता था? आखिर उसने उस एलियन से ही क्यों मोहब्बत की? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने मेरी हिफाजत करने के लिए साइन करवाए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एमा ने उसकी शादी वाली बात को नॉर्मली ही लिया था। हाँ, मैं पागल हूँ, एलियन से मोहब्बत कर बैठा। मैं पागल हूँ, पागल। पागल तुम नहीं हो, मैं हूँ। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। मुझे ज़मीन पर उतारो। तुम्हारी तरह मेरे पास कोई पावर्स नहीं है कि मैं तुम्हारा ख्याल कर रख सकूँ। मेरा हम आपे से बाहर होते हुए समझ नहीं सका। उससे ज़्यादा दुख एमा के जाने का सुनकर हुआ था या उसके एलियन होने का सुनकर। एमा ने नीचे उतारा मेराम बिना उसकी जानिब देखे सामने झील के पास जाकर बैठ गया। पास से मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वो उन आवाज़ों से बिना खौफजदा हुए पानी में नज़र आते चांद को देख रहा था। एमा खाने के लिए कुछ ढूंढने काफ़ी आगे निकल आई थी, लेकिन वहाँ जंगली पौधों के अलावा कुछ नहीं था। इतना आगे निकल आई कि मेराम भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एमा को एक दरख्त पर सेब लटके नजर आए। एमा ने जल्दी से काफ़ी सारे सेब जमा कर लिए, और जैसे ही मुड़ी एक जंगली जानवर उसके सामने दांत निकाले खड़ा था। एमा पागलों की तरह भागे जा रही थी। अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बजाय वो तेज़ रफ्तारी से भाग रही थी। शायद मेराम के रिएक्शन ने उसकी सोच को इस कदर भड़का दिया था कि वो पावर इस्तेमाल करना भूल गई थी। अचानक दरख्त से टकराने पर माथे पर बुरी तरह चोट लगी थी और उसका खून बह निकला था। इतने में मेराम एक हाथ में शमा रोशन की उसके पास चला आया। जंगली जानवर रोशनी देखकर फौरन भागा। मेराम ने रोशनी में उसके माथे से बहता हुआ खून देखा तो सदमे से पीछे हुआ। मेराम ने काले स्याह खून में सुनहरी सी चमक देखी तो बेसाख्ता उससे दूर हुआ, और हैरत और सदमे से देखते हुए परेशान भी था। राया, तो तुम्हारा खून का रंग? मेराम हकलाते हुए खौफसदा भी हो रहा था। हाँ, मेरे खून का कलर तुम्हारे यानी इंसानों के खून की तरह लाल नहीं है। एमा ने उसके खौफ को अजीब नज़रों से देखकर उसके लफ्ज़ों को वासिया किया। इतने में एमा के खून की 2 बूंद निकलकर खुरदरी से ज़मीन पर गिर गई, और गिरते साथ ही खून का कतरा गोल्डन रंग के हीरे में बदल गया। मेराम ने नीचे से चमकती हुई चीज़ उठाई और बेपनाह हैरत और ताज्जुब से उसके खून को हीरे में बदलते हुए देखने लगा। अंगूठे और उंगली के दरमियान रखे मेराम उस सुनहरी हीरे को अपनी आंखों के सामने किए देखने लगा। उसकी चमक दीदनी थी। राया, ये प्योर हीरा लग रहा है। तुम्हारी तरह तुम्हारा ब्लड भी कितना कीमती है। मेराम अब थोड़ा खौफ से बाहर निकल आया था। एमा एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गई और पावर की मदद से अपना जख्म ठीक करने लगी। राया, मुझे अब समझ में आ गया तुम्हारी बॉडी पर काले निशान क्यों थे और तुम्हारे गाल पर। क्योंकि अगर हमारे साथ वही हालत होती जो तुम्हारे साथ हुई थी, चमाट मारना वगैरह, तो हमारे लाल निशान बन जाते, क्योंकि हमारा खून लाल रंग का होता है और तुम्हारे चेहरे पर काले रंग का निशान उभरा था। मैं जब समझा था इंजेक्शन से एलर्जी हो गई है, लेकिन मैं गलत था। मेराम उस पास थोड़ी सी जगह पर बैठकर पुरसोच नज़रों से उस सुनहरी हीरे को देखकर सारी गुत्थी हल करता चला गया। एमा ने जरा इस बात में हिला दिया। क्या तुम इस पत्थर को की कीमत बता सकती हो? पाकिस्तानी करेंसी में कितने का होगा?
मेराम ने उसके खून से बनने वाले पत्थर को एमा के सामने करते हुए पूछा। उसे तजस्सुस हो रहा था, अगर एमा राया एलियन थी तो वो इस दुनिया के लिए कीमती थी, और अगर कीमती थी तो कितनी कीमती थी। सिर्फ इस एक पत्थर की कीमत 2 करोड़ और 42 लाख है, और पाकिस्तान में उसे कोई इतनी वैल्यू नहीं देता जितनी बाहर दी जाती है। ये पत्थर बाहर के ममालिक में कीमती समझा जाता है। काफ़ी पहले एक एलियन के ज़रिए जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने ऐसा पत्थर एलियन के ब्लड से बनाया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो एलियन उस साइंटिस्ट के चंगुल से फरार हो गया था, वरना उन्होंने उसके एक एक अज़ा को बेच देना था। एमा उस पत्थर की हिस्ट्री में भी पहुंच चुकी थी, बस उसे ये नहीं मालूम हो सका था वो साइंटिस्ट थे कौन। उफ एमा राया, एलिना तुमने मुझे मबहूत कर दिया है। तुमने तो मुझे पूरी डिटेल दे दी है। एमा प्लीज़ अपना ख्याल रखना, किसी की नज़रों में नहीं आना, और अपने खून को हरगिज़ भी किसी इंसान के सामने बहने नहीं देना। मेराम पहले शॉक्ड सा उसकी मालूमात पर मुंह खोले सुनता रहा, फिर सारे गुस्से नाराज़गी को भाड़ में झोंक कर उसे समझाने लगा। तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास पावर्स हैं तो तुम पागलों की तरह उस जानवर से भाग क्यों रही थी? खुद को पावर से सेफ भी तो कर सकती थी। मेराम को अचानक उसका भागना याद आया, जिसके सबब मेराम एमा का एक और राज जान चुका था। मुझे पावर्स अचानक हालत में इस्तेमाल करना भूल जाता है, और तब तो और ज़्यादा जब ऐसे अजीब जानवर सामने हों। एमा ने जवाब देते बेचारा सा मुँह बनाया। मेराम ने पास जाकर गाल खींचना चाहा, लेकिन उसे याद आ गया था एमा एलियन है, लिहाजा वो पीछे हट गया। मुझे ये बता दो, वो कुत्ता कमीना था कौन, जिसकी वजह से तुम इस हाल में पहुँचे हो? एमा ने पहली बार इंसानों की तरह गाली देते हुए मेराम से गुस्से लिए पूछा। मेराम उसकी गाली देने पर हैरत सदमे से आंखें पूरी फैलाए उसे देखने लगा। मुस्कुराहट लबों पर आने के लिए बेताब थी, लेकिन मेराम ने अपनी मुस्कुराहट को दूर फेंका। वो गलत बातें उसे नहीं सिखा सकता था। पहले तो ये बताओ, गालियाँ देना कहाँ से सीखा? मेराम ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। आंखों में गहरी संजीदगी के लिए वो एमा को देखते हुए जवाब का मुंतजिर था। एमा ने उसे गुस्से में देखकर जुबान लबों पर फेरी, और मेराम उसकी हरकतों को देखते एंजॉय कर रहा था कि कुछ देर पहले मेराम उससे खौफजदा था, जो मेराम को गुस्से में देखकर हो जाती थी। वो मैंने शहरियार भाई को और उस शेख को कहते हुए सुना था। मुझे लगा जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें ये अल्फाज कहते हैं। एमा ने सीधे बैठकर तमाम तफसील मेराम की गोशगुजार की, जिस पर मेराम अपनी मुट्ठी भेंच गया। ये लफ्ज़ गलत हैं, आइंदा अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना। मेराम ने नरमी से सीली एलियन वाइफ को समझाया। अच्छा, अब बता भी दो, वो आलोक, व्हाट द हेल इज़ दिस राया? मना किया है ना, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो। मेराम एमा को बीच में टोककर सख्ती से पेश आया कि एमा ने कान पकड़ लिए। मुझे जिन आदमियों ने मारा था उन्होंने इजहाद का नाम लिया था। मेराम ने कंधे उचकाकर एक लकड़ी उठाया और उससे लकीरें बनाने लगा। और ये इजहाद है कौन? एमा की ज़ुबान से फिर से गाली फिसलने लगी थी, लेकिन मेराम की घूरी ने बर वक्त काम दिखा दिया था कि वो बोल नहीं पाई। नज़ालिया भाभी का भाई है। उसे लगता है मैं उससे जेलस होता हूँ, इसलिए मॉडल बना हूँ, लेकिन वो शुरू से मुझसे खींचा खींचा सा रहा है। पता नहीं वो मुझसे इनसिक्योर क्यों है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो मुझे मार भी सकता है, क्योंकि मुझे वार्न करता रहा था, लेकिन मैं बेवकूफ़ सोचता था सब ठीक हो जाएगा। मेराम अफसुर्दगी से चांद की रोशनी में एमा और अपनी उस खुरदरी ज़मीन पर बिखरता हुआ अक्स देख रहा था। हाथ दो अपना। मेराम ने उसके बोलने पर फ़ौरन हाथ आगे कर दिया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मेराम, सिर्फ चोट देना मकसद था। और रही बात जेलसी की, वो तो है, लेकिन जो प्रोजेक्ट तुम अभी कर रहे हो पहले इजहाद को दिया गया था, लेकिन उससे माजरत करके इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें मुंतखब कर दिया गया। इस कदम की बुनियादी वजह पहले उसको इस प्रोजेक्ट का मिलना था, फिर उससे लेकर तुम्हें देना था। एमा ने सब कुछ क्लियर करके मेराम के सामने रख दिया। मेराम ने लब आपस में पैवस्त कर लिए। अगर उसे इस मामले का इल्म होता तो वो हरगिज़ भी ये नहीं होने देता। राया, एक काम कर सकती हो? मेराम अचानक एमा के जाने पलटकर पूछने लगा। एमा ने गर्दन हिलाई। मुझे सिर्फ ये बता दो, मेरे घर वाले कहाँ हैं, कैसे हैं? अगर वो ठीक है तो हम यहाँ से कुछ वक्त बाद जाएंगे। मेराम के बोलने पर एमा ने मेराम की आंखों में अपनी नज़रें जमाई और देखती रही। वो सब वही हैं जहाँ तुम मुझे लेकर गए थे, मतलब तुम्हारे घर में वो पाकिस्तान आ चुके हैं। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में उन्हें कुछ नहीं होगा। न्यूज़ में तुम्हारे मरने की तस्दीक हो रही है, लेकिन तुम तो ज़िंदा हो।
एमा ने नासमझी से देखते मेराम को आगाह करते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि वो अब ये कैसे मालूम करेंगे कि मेराम शराजी अचानक गाड़ी में से कहाँ गायब हो गया। अगर वो ये कहते हैं तो उन्हें ये कहना पड़ेगा वो नीचे खाई में गाड़ी से निकलकर गिर गया। अगर वहाँ है तो मेराम का कोई निशान क्यों मौजूद नहीं है, और न्यूज़ वाले इतनी आसानी से इस बड़ी खबर को नहीं जाने देंगे। लिहाजा उनका इरादा होगा इस चैप्टर को और मुझे क्लोज कर दें और पुलिस को हमेशा की तरह आराम करने दें। अगर कुछ ना मालूम होने का बताया गया तो उन्हें इस हादसे पर काम करना पड़ेगा। ऊपर से प्रेशर आएगा, जल्द रिपोर्ट तैयार करके मीडिया को पेश करें। उनके पास एक आसान रास्ता यही है, मुझे मरा हुआ साबित करके केस क्लोज कर दें। मेराम ने लंबी सांस लेते हुए उन लोगों के हालात पर नज़र डालते हुए बताया। एमा मुँह खोले देखने लगी। तो क्या तुम मरे हुए समझे जाओगे और सारी ज़िंदगी यहाँ रहोगे? एमा ने उसके पास खिसकते हुए पूछा। नहीं, बस हम तब तक यहाँ हैं जब तक इजहाद को ये प्रोजेक्ट नहीं दे दिया जाता। मेरी वजह से गया था तो मिलना भी चाहिए ना। और रही बात कि मैं फैमिली से मिलूँगा तो सब बहुत खुश होंगे। अभी उन्हें वैसे ही रहने दो जैसे हैं, बस मुझे आगाह करती रहना कुछ गड़बड़ ना हो। मुझे छुपे रहने से ज़्यादा मुझे अपनी फैमिली की ज़िंदगी अजीज़ है, मेराम ने उठते हुए जवाबन कहा। एमा ने सर हिलाते हुए हट की जानिब कदम बढ़ा दिए। मेराम एमा को वहाँ छोड़े वापस चला आया और कुछ फल तोड़ता हुआ वापस पहुँचा। एमा हट में मज़ीद रोशनी के लिए लकड़ी पर चुटकी बजाकर आग जला रही थी। मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगी है, ये लो खा लो। तुम जादू से खाना नहीं ला सकती क्या? मेराम ने अपनी झोली में से सारे फल ज़मीन पर डाल दिए। नहीं, यही तो असल मसला है। मेमा ने इस पर बैन लगाया हुआ है। कहती हैं इतना खाती हो जब ही अक्ल नहीं है। एमा ने मुंह बनाते हुए खुश होते फलों को खाना शुरू कर दिया। मेराम को भी भूख लगी थी, इसलिए वो भी ज़मीन पर एमा के पास बैठते हुए उसके बाद मुस्कुराते हुए सेब खाने लगा। एमा रिपोर्ट कहती है मेराम जिंदा नहीं है, लेकिन मुझे रिपोर्ट में झोल नज़र आ रहा है। मीडिया भी बहुत से सवाल उठा रहा है। दिल नहीं मानता मामा कि वो जा सकता है। शहर पाकिस्तान आने के बाद से भाग दौड़ में मसरूफ़ था और अब तमाम मालूमात इकट्ठी किए वहाँ आकर उन्हें आगाह कर रहा था। माह कामिल ने बस उसे देखा और मुंह फेर लिया। किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता था। नज़ारिया ने इजहाद को कॉल्स की, लेकिन अभी भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मेराम सर यहाँ एमआर आया के साथ आए थे। उन्हें इसी घर में होना चाहिए था। वो कहाँ हैं? कोकी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए अचानक उनकी तवज्जो एक और मामले की जानिब करनी चाहिए, जिस पर वो सब भी चौंक कर सीधा हो गए। उन्हें यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया? हाँ, एमआर आया को यहाँ होना चाहिए था। क्या वो भी मेराम के साथ थी? हुमायूं ने एक और सवाल उठाया। लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ मेराम की गाड़ी में होने का जिक्र है, एमआर आया का नहीं। शहरयार भी पूरी तरह मुतवज्जा हो गया। अगर वो गाड़ी में थी तो रिपोर्ट में सिर्फ मेराम क्यों आ रहा था? या तो ये रिपोर्ट झूठ है या एमआरआई मेराम के साथ थी ही नहीं। शायद वो न्यूज़ सुनकर कहीं चली गई हो। नज़ालिया ने भी अपना हिस्सा डालते तज्जिया पेश किया। माँ कामिल चुप सादे सबको सुन रही थी। मुझे मालूम करना होगा एमआर आया कहाँ है। अगर वो मिल जाती है तो हमें मेराम के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है। शहरिया न्यूज़ पर नज़रें गाड़े सोचते हुए उठा और मज़ीद छानबीन करने निकल गया। उसे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना था। कोकी भी थोड़ी देर बाद निकल गया। उसे भी यकीन था एमआर आया और मेराम जहाँ भी होंगे साथ ही होंगे। वीरा नींद की गोलियां खाकर सोती थी ताकि वो कुछ सोच न सके। शादी सर पर थी और उनके घर मेहमान आना शुरू हो चुके थे, लेकिन वीरा का हाल जूं का तूं ही रहा। तैमूर समझाकर थक चुका था। बस उसकी एक ही रट थी, मेराम मेरा है, वो छोड़कर नहीं जा सकता है। तैमूर भी शादी की तैयारियों में बिजी होते ही वीरा पर से तवज्जो कम कर गया था। वो अपने भाई की खुशी के लिए भी अपने आप को नहीं बदल सकती थी, और उसका भाई उसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करता था। तैमूर के दिल पर चोट लगी थी, लेकिन खामोशी रहा। हबीबा से बातें करते सब बातें बोल देता, जिससे उसका दिल हल्का हो जाता था। वो भी वीरा की तरफ से परेशान थी। बस शादी सर पर थी, किसी ने वीरा की जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मेराम की न्यूज़ को भी वीरा के घर वालों ने ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया। अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ ही रहे। मेराम ने रात सोने के लिए अपने लिए ज़मीन पर चटाई बिछाई और उस पर जा लेटा, जबकि एमा ने लकड़ी के तख्ते पर कपड़े डालकर उसको नरम करके आराम से बिस्तर बना दिया और उस पर जा लेटी। मेराम बज़ाहिर आंखें बंद किए एमा की एलियन होने का सोचते सोता बना। वह करवट लेटा रहा, जबकि एमा उसे तकती जा रही थी। उसे नहीं बताना चाहिए था कि वो उस तरह की इंसान नहीं है। वो कितना अफसुर्दा सा था जब से।
एमा ने सोचते हुए रुख फेरा। आज नरम सा तंग हिसार उसके गिर्द मौजूद नहीं था। एमा करवट बदलती उठ बैठी। मेराम की आंख से पानी की एक बूंद निकलकर उसके बालों में गायब हो गई। अगर वो उसे छोड़कर चली गई? बस इससे आगे सोचने पर मेराम का दिल इजाज़त नहीं दे रहा था। मेराम महसूस कर सकता था एमा उसके पास आने के लिए बेचैन है। अनजाने में मेराम ने अपनी आदत ख़राब करने के साथ उसकी भी की थी, जिसका पता आज लग रहा था। एमा मेराम को सीधे किए उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। मेराम ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद किए लेटा रहा। मेराम, मुझसे नाराज़ हो? मैंने तुमसे एलियन होने की बात छुपाई थी। एमा ने सर ऊंचा किए उससे पूछा। वो काफ़ी देर चुप साधे यूं ही पड़ा रहा, फिर सांस भरता आंखें खोले उसे देखने लगा। तुमने बहुत तरीके से बताया था तुम आम इंसान नहीं हो, लेकिन मेरी सोच महदूद थी, नहीं समझ सका। जब तुम इस अर्थ के लोग या मेरे एलियन कहने पर हाँ में सर जो हिलाती थी वो सब सच था। मेराम ने कहते हुए उसे देखा जो हाँ में सर हिला रही थी। तुम हमेशा से सच कहती आई हो। तुम्हारी अच्छी आदतों में से ये आदत बहुत अच्छी है कि तुम मुश्किल के डर से भी झूठ नहीं बोलती हो, लेकिन जिस बात में झूठ बोलना पड़े उसे घुमा देती हो। मेराम उठ बैठा था, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी। हाँ, मैमा कहती हैं अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मेरी ज़िंदगी कम हो जाएगी, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती। एमा ने थोड़ी पर हाथ रखकर मेराम को गहरी दिलचस्पी से देखते हुए जवाब दिया। मेराम को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया, लेकिन जब्त कर गया। दिल बार बार कह रहा था एलियन है तो क्या हुआ, अब भी बीवी ही है। हम यहाँ कब तक रहेंगे? मुझे नर्म बिस्तर याद आ रहा है। एमा ने मुंह बनाते हुए पूछा। तुम मेरे साथ क्यों रह रही हो राया? तुम एलियन हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, रह सकती हो, फिर तुमने मेरा ही इंतखाब क्यों किया? मेराम ने बात बदलते हुए उसे खड़ा किया और उसके बनाए गए नरम से बिस्तर पर बिठाते हुए इस्तफसार करने लगा। पहले तो मजबूरी थी, लेकिन अब तो? वो कहते कहते रुकी, लेकिन उसे समझ नहीं आया पहले में और अब में क्या फ़र्क है। लेकिन अब? मेराम ने बेकाबू होते दिल को थामकर दोबारा पूछा। उसे यकीन था अब मेराम उसकी ज़रूरत से आगे की तरफ बढ़ चुका था। मेराम को वही जानना था क्या वो समझ सकती है। लेकिन अब का नहीं मालूम, तुम बस मुझे बहुत ज़्यादा खाना देते हो और ख्याल रखते हो, इसलिए हो कुछ। एमा ने उसकी पूंछ को दीवार से लगाया और खुद सीने पर सर रखकर नीम दराज हो गई। इतने वक्त से मामूल था, लेकिन अब मामूल चाह बन चुकी थी, जिसका इदराक एमा को हरगिज़ भी नहीं था। बस हर चीज़ में खाना ले आती हो। तुम्हारे प्लेनेट पर तुम्हारे लिए एक अलग से बावर्ची होगा जो दिन रात खाना बनाता होगा। मेराम ने घूर कर उसके सर को देखते हुए सवाल पूछा। नहीं, वहाँ तो बस चुटकी बजाते हैं और खाना हाजिर। इस अर्थ जैसे लजीज खाने नहीं होते हैं वहाँ, और यहाँ के खाने तो बस। एमा ने सोचते हुए नदीदों की तरह चटखारे भरे। मेराम ने मुस्कुराकर अपना सर दीवार से टका दिया। कितनी मासूम और सादा दिल एलियन थी। मेराम उसे जाने नहीं देगा, आंख लगने से पहले वो तय कर चुका था और नरमी से अपने हिसार उसके गिर्द किए सो भी गया था, जबकि एमा खुश होते हुए उसके हाथों को थाम गई। वो अब नाराज़ नहीं था। एमा के लिए यही खुशी बहुत बड़ी थी। वो जब गुस्सा होता था एमा को बहुत बुरा इंसान लगता था। हुंजल मेराम के घर में ही छुपी हुई थी। उसे जब मालूम हुआ था मेराम की फैमिली यहाँ आई है, वो जब से एक जगह छुपी हुई थी, जबकि एमा की खोज कर चुकी थी। उसने अपने सिग्नल्स बंद किए हुए थे, जिसकी वजह से हुंजल उस तक नहीं पहुँच पा रही थी। बरका ने हुंजल को बेड के नीचे देखा तो खुश हो गई। उसके हाथ में जो चीज़ें थी सब हुंजल को दे दी थी। हुंजल भी शुक्र करती उसकी दी की चीज़ें खाने लगी। मेराम ही उसके लिए अलग से फूड मंगवाता था, वरना उसका खाना पीना भी सब अलग था। वो यहाँ की कोई चीज़ भी खाती थी, उसे पसंद आती थी। बरका काफ़ी देर तक उसके पास बैठी ताली बजाती खेलती रही। जब कोई पास आता हुआ महसूस हुआ, हुंजल वहाँ से गायब हो गई। जब उसके गायब होते ही बरका रोने लगी थी, जिस पर कोई कुछ न समझते हुए उसे चुप करवाने लगा। अजहाद को उस शूटिंग पर बुला लिया गया था, जिसकी वजह से अजहाद ने अपना इंतकाम को आखिरी शक्ल दी थी। अजहाद नाखुश था, लेकिन फिर भी वो मेराम की जगह था। दिल अब इस प्रोजेक्ट को करने का ख्वाहिशमंद भी नहीं रहा था, लेकिन आई हुई ऑफ़र को कौन ठुकराता है। लिहाजा अजहाद ने भी ऑफ़र कबूल करके काम शुरू कर दिया था। नज़ारिया अब भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश में लगी हुई थी। इस ऑफ़र को कबूल करने के बाद भी अजहाद का दिल मुतमईन नहीं था। बस यही गम सता रहा था, वो किसी से इस हद तक तो दुश्मनी नहीं कर सकता था कि जान ही ले लेता। वो बेदिली से मेराम की जगह शूटिंग करते हुए गिल्ट का शिकार था। मेराम MRI के उठने से पहले सुबह सुबह निकलते सूरज के साथ खुद भी निकल पड़ा।
लकड़ी के दरवाजे को अच्छे से बंद करने के बाद उसके आगे बड़े बड़े पत्थर रखता आगे की जानिब निकल आया। निकलते निकलते इतना आगे आ गया कि उसे कुछ दूर एक आबादी सी नजर आने लगी। चलते हुए मालूम हुआ वहाँ एक छोटा सा गांव है। मेराम उस गांव में पहुंचकर वहाँ का जायजा लेने लगा। गांव के लोग हैरान परेशानी से शहरी तर्ज के तवाना इंसान को देखने लगे। वहाँ टीवी वगैरह तो था ही नहीं जो वो लोग मेराम को जान सकते। पहली बार मेराम को किसी का यूं देखना बुरा नहीं लग रहा था। उसे मालूम था यहाँ के लोग उसे जानते नहीं होंगे। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूँ, क्या किराए पर कोई मकान मिलेगा? मेराम ने ग्रुप की सूरत रुके हुए लोगों को मुखातिब करते हुए पूछा और इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहाँ कच्चे मकान पत्थरों और मिट्टी के बने हुए थे। उनका लिबास भी मुख्तलिफ था। औरतें बड़ी चादरों में छुपी हुई थी और खुला सा पाँव तक छूता फ्राक पहन रखा था। हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनी हुई थी। हाँ मिल जाएगा, क्या तुम अकेले मर्द हो? एक बुजुर्ग आदमी ने आगे बढ़कर जवाब देते सवाल किया। जी नहीं, मेरी बीवी भी साथ है। मेराम बीवी कहने पर लड़खड़ा रहा था। ठीक है, तुम उसे ले आओगे तो हम तुम्हें मकान दे देंगे, लेकिन अकेले मर्द को नहीं देते हम कोई मकान, उन्होंने कहते हुए ग्रुप में खड़े लोगों को मुंतशिर किया। वो लोग अपने अपने कामों की जानिब बढ़े। मेराम सर हिलाता एमा को लेने जाने के लिए पलट आया, लेकिन चंद कदम ही उठाए होंगे एमा को वहाँ अचानक देखकर मेराम हवास बागता सा होकर दिल पर हाथ रख गया। राया, सुकून से आ जाओ, तुम एलियन हो तो क्या हुआ, मैं तो इंसान हूँ। मेराम ने एलियन लफ्ज़ इतना आहिस्ता कहा कि एमा को मुश्किल ही सुनाई दिया। उसे डर था कहीं इर्द गिर्द के लोग मतवज्जा न हो जाए उसके एलियन कहने पर। तुम वहाँ मुझे अकेले छोड़ आए थे, कैसे हस्बैंड हो? एमा खफकी से घूरी डालती हुई बोली। अच्छा अलीना, मैंने हमारे लिए एक मकान ढूंढा है, अब हम कुछ दिन वहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी, मानोगी ना? मेराम ने हाथ थामकर दिलचस्पी से हस्बैंड कहने पर मुस्कुराहट रोके उसे देखकर बताते सवाल किया। एमा ने झट सर हाँ में हिला दिया। यहाँ की खातिन की तरह तुम्हें ड्रेस पहनना होगा। मेराम ने अब उसके साथ चलना शुरू कर दिया। सुबह काम की वजह से वहाँ मर्द हजरात तो नज़र नहीं आ रहे थे, अलबत्ता खातिन खास खाटती हल चलाती नज़र आ रही थी। मेराम ने खातून से एक जोड़ा मांगा और उनके दिए गए मकान में एमा को ले आया। मेराम ने अपने लिए एक कुर्ता पजामा ले लिया था। दोनों चेंज किए अब उन्हीं मुकामी लोगों में रंग चुके थे। मेराम ने एमा के चेहरे पर घूंघट डाल दिया था। ऐसे रहना बाहर। मेराम नहीं चाहता था यहाँ के लोग उसे देखकर उसकी जाने मतवज्जा हों। उसका अलग रूप उन्हें ज़रूर मतवज्जा कर सकता था। हम घर कब जाएंगे? तुम्हारे कहने पर हुंजल को यहाँ नहीं बुला रही हूँ, अब यहाँ रुककर क्या करना है? एमा को समझ नहीं आता था वो हुंजल से अब चिढ़ने क्यों लगा था। उसके मना करने पर एमा ने हुंजल की जानिब से सिग्नल बंद कर दिए थे, लेकिन समझ कुछ नहीं आया था। तुम नहीं समझोगी, हम चले जाएंगे, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है? मेराम ने उसका घूंघट उठाते हुए पूछा। अब मेराम अपना हाल दिल उस नादान से कैसे बयान करता। बस मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक खाना, दूसरा सोते वक्त नर्म सा बिस्तर। बस फिर तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं। एमा ने घूम कर कहते हुए फ़राक को फैला दिया था और रुककर हंसती हुई दोबारा यही अमल करती थी। मेराम उसकी छोटी छोटी खुशियों को देखता हंसकर सर झटक देता था। उसकी ख्वाहिश में ना मेराम की ऊंची पोस्ट, शोहरत, रुतबा शामिल था, ना ही वो उसके लुक्स की गर्विदा थी। वो बस चंद बातों में खुश हो जाती थी, एहसास भी करती थी। बहुत बार मेराम नोट कर चुका था जिस तरह वो मेराम का एहसास करती थी किसी और का इतना नहीं करती थी। दूसरों से हमदर्दी थी। मेराम के साथ उस नासमझ का अलग मामला था। मेराम ने हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अचानक एमा ने दोनों को ऊपर उठा लिया। एमा खिलखिलाकर गोल घूम रही थी। मेराम अलग से खुशी महसूस करता खुद को हवा में उड़ते हुए देख रहा था। अचानक एमा ज़मीन पर आते ही लंबे सांस भरने लगी। तुम ठीक हो राया? मेराम ने उसका गाल थपथपाकर नरमी से पूछा। हाँ ठीक हो, बस पता नहीं कभी कभी कुछ हो जाता है, नींद आने लगती है और सांस फूल जाता है। मेहमान ने कहा था जब मैं वापस जाने वाली होंगी तो मुझे कुछ मुश्किलें बर्दाश्त करनी होंगी। मुझे लगता है ये मुश्किलें वही हैं जिनका मेहमान ने जिक्र किया था। एमा बेड की पाइंती पर बैठी जबकि मेराम एड़ियों के बल नीचे बैठा हुआ था। तुम वापस नहीं जाओगी एमा? अगर गई तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। सुना तुमने क्या कह रहा हूँ मैं? तुम वापस नहीं जाओगी? मेराम अचानक उसके जाने की बात सुनते तैश में आ गया था। एमा ने घबराकर मेराम को देखा जो एमा के घबराने पर खुद को कंट्रोल करता माथा मसल रहा था। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत। तुम जो कहोगी वही करूँगा।
बहुत सारा खाना भी दूंगा, ख्याल भी रखूंगा। बस मुझे छोड़कर नहीं जाना एलिना। पहले समझ नहीं पा रहा था तुम एलियन हो तो मुझे क्या करना चाहिए। दिल को टटोला, और दिल तुम्हारे बिना एक पल भी गुजारने को तैयार नहीं हुआ। मेराम ने उसे खुद में भेजते हुए अपनी बेबसी बयान की, जिसे एमा ने नासमझी से सुना। ठीक है, तुम उदास नहीं हो। मैं मेमा से कहूँगी मेराम को भी हमारे साथ रहने दें, और अगर नहीं मानी तो मैं बहुत ज़्यादा लड़ूंगी, नाराज़ हो जाऊंगी, तो वो मान जाएंगी। फिर तुम्हारा दिल मेरे साथ ही रहेगा। उसने दिल का गुजारा न करने वाली बात पर अपनी समझ से जवाब दिया, जिसे सुनकर मेराम का सारा इजहार मोहब्बत हवा में उड़ गया और मेराम सर हाथों में दिए पास बैठ गया। आज तैमूर का वलीमा है। सब बड़े बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वहाँ कवरेज देंगे। वहाँ मेराम का भी जिक्र ज़रूर किया जाएगा। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए वहाँ। शहरयार 5-6 दिन से भागा दौड़ी करने के बाद अब थक हार कर बैठ चुका था। कोकी भी अपने पुराने घर में जा चुका था। उसकी सिर्फ माँ थी जो कुछ दिन बाद कज़न के हमरा पाकिस्तान आ चुकी थी। कोकी अब अपने दर्द की दास्तान और मेराम की बातें उन्हें सुनाता था, वरना मेराम और उसकी माँ के सिवा है ही कौन था इस दुनिया में। आप मेराम के जाने के बाद ऐसे कैसे कोई शादी अटेंड कर सकते हैं? शहरयार, क्या आपका गम कम हो चुका है या कोई गम था ही नहीं? नज़ालिया शहरयार की बात पर होंक सी उससे नर्म लहजे में पूछने लगी कि शहरयार ने लब भेजे। मेरा भाई है इकलौता। तुम बस सब लोग बस मेरी एक गलती को लेकर बैठ के हो। मैं चाहता हूँ हम वहाँ जाएं और मीडिया को जवाब दें। हम कब तक मीडिया का सामना करने से कतराएंगे? शहरयार को नज़ालिया की बातें कड़वी गोली की तरह लगी थी। हम चलते हैं और बताते हैं उन्हें मेराम को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। माह कामल की लगी चुप आज काफ़ी दिन बाद टूटी थी। इतने में मारूत ने आके एलईडी ऑन किया ताकि कार्टून देख सके, लेकिन सामने एलईडी ऑन होते ही उस पर चलती ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर उन सबकी आंखें पथरा गई थी। दिल रुक कर धड़क रहा था। सब अपनी अपनी जगह साकित से बैठे रह गए थे। तो आपके मरने की जो अफवाह फैलाई जा रही थी वो क्यों फैलाई गई थी? क्या आपका भी उसमें अमल दखल था? रिपोर्टर मेराम से सवाल करने के लिए माइक उसकी तरफ किए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मैं आप सबके सवाल के जवाब खुलकर कल रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा, लिहाजा मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहें, और हम यहाँ जिस काम से आए हैं वो करने दें तो बेहतर है। गार्ड्स, मेराम ने सर्द लहजे में कहते हुए एमा की कलाई थामी और गार्ड्स को आवाज़ देकर मीडिया के झुंड को दूर करना चाहा। एमा परेशान होती मेराम के साथ खड़ी थी। वीरा जलते अंगारों पर लौटती अपने भाई के इवेंट में उन्हें अपना पावर शो करते हुए देख रही थी। मेराम को जिंदा देखकर जहां उसके दिल में ढेरों सुकून उतरा था, वहीं एमा को साथ देखकर लब भेजकर जहां थी वहीं खड़ी रह गई। वो दोनों पूरी तैयारी के साथ शायद उसके भाई का रिसेप्शन में आने से ज़्यादा अपने जिंदा होने का सबूत देने आए थे। मेराम एमा को लिए एक कोने में जा खड़ा हुआ। क्योंकि न्यूज़ में मेराम को जिंदा देखकर उल्टे कदमों वहाँ पहुँचा था जहाँ उसे गार्ड्स ने रोक लिया था। मेराम सर, वो चीखते हुए तेज़ चलते म्यूज़िक में उसे पुकार रहा था। हेलो हेल्दी मैन, उन्हें आने दो, ये तो मेरा दोस्त है। एमआरआई ने उसको गार्ड की गिरफ्त में फड़फड़ाते और आवाज़ें देते हुए देखा तो पास पहुंचकर गार्ड को उनकी सेहत के मुताबिक पुकारती हुई कोकी को छुड़ा लाई। मेराम किसी से बात करते हुए एमा को देख नहीं पाया। मेराम सर, मुझे यकीन था आप जिंदा हैं, अब मुझे छोड़कर नहीं जाइएगा सर। कोकी रोता हुआ टाइट हक किए बिल्कुल कोई बच्चा लग रहा था। मेराम अपनी तमाम वजहात समेटे सब में नुमाया हो रहा था। ब्लैक पैंट और शर्ट पर कोट को कंधे पर डाले, वो ख़ास हुलिये में भी नहीं था, लेकिन सब उसकी जानिब मुतवज्जा होते साथ एमा को भी नज़रों के हिसार में रखे हुए थे। कोई छुपकर सेल्फी लेता तो कोई उनके साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश में हसरत से उन्हें तक रहा था। रिलैक्स कोकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? अभी तो तुम्हारी शादी भी करनी है। मेराम की बात पर कोकी नम आंखों से शर्मा गया। मेरा अपने हंस कर उसकी पुश्त को थपका। अब बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्र है आप भी सर के साथ सेफ हैं। कोकी को उसकी जानिब नज़र पड़ी तो जो इतने लजीज खानों को देखती हुई मुंह में पानी भरे बैठी थी, कोकी के पास पर चमकी। एमा ने भी ब्लैक घुटनों से ऊपर फ्रॉक और ब्लैक ही चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था। कंधे के साइड पर रखा दुपट्टा बेतरतीब सा पड़ा था, जिसे मेराम हर 2 मिनट बाद ठीक करता था। बालों की फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी और कुछ बाल माथे पर पफ की सूरत बिखरे हुए थे। शानों से नीचे आते बाल खुले हुए पुष्ट पर बिखरे थे। नीली आंखों में काजल की लकीर सी बनी हुई थी। उस पर गजब ये कि लाल रंग से रंगे होंठ और कानों में डली हुई लंबी बालियां उसे हसीन बना रही थी। मेराम ने ब्यूटिशियन से सॉफ्ट सा मेकअप कराया था, लेकिन अब पछता रहा था वो इतने लाइट मेकअप में भी
वहाँ आए मॉडल्स और हाई क्लास लड़कियों में अलग और पुरकशिश लग रही थी। एमा ने कोकी की बात पर मुस्कुराकर सर हिला दिया। मेराम एमा को देख रहा था। कोकी के खांसने पर उसे घूरता वापस एमा को देखने लगा। अपनी प्रॉपर्टी को देखने में शर्म कैसी? एलेना, तुम कंफर्टेबल हो स्लीपर में या हम चलें? मेराम ने बाजार सूरत लिए सबको देखती एमा से पूछा। वो उसकी कंफर्ट की खातिर हील की बजाय स्लीपर ले आया था। मैं ठीक हूँ, लेकिन खाना खाए बिना वापस नहीं जाऊँगी, एमा कहते हुए बच्चों की तरह टाइल्स पर नाराज़ होते हुए बैठ गई। मेराम ने हड़बड़ाकर उसे खड़ा किया। जहाँ हर कोई 10 आंखें उन पर रखे गया देख रहा था, वहाँ एमा का ऐसा बिहेव सबको मजाक उड़ाने पर मजबूर करता। राया, मेरे साथ खड़ी रहो और मुझे बताओ क्या खाना है, मैं ला देता हूँ। मेराम उसके हाथों पर सख्ती से अंगूठा रखे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। राया, मेरी सोच पढ़ो। मेराम ने झुककर एमा के कान की जानिब सरगोशी की। यहाँ सारा मीडिया है, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, प्लीज़। यहाँ मेराम शराजी की लाज रख लो और रूम में ले जाकर भले मार लेना। मेराम बेचारगी से सोचते हुए उसे बताते मासूम शक्ल बना रहा था। इतने में मेराम की फैमिली पहुँच चुकी थी और मेराम के गले से लगते एक एक करके सब रोए जा रहे थे। शरियर को देखकर एमा खौफ से मेराम के पीछे छुप गई, जिस पर मेराम ने लब भींच लिए। शरियर से मिलते हुए उसका अंदाज नॉर्मल ही था जैसे पहले होता था। नज़ालिया ने शर्मिंदगी के मारे मेराम से कुछ कहा भी नहीं था। बरकत जो गोद में चढ़ी, उसने मेराम को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। हुंजल भी साथ चुपके से आई थी और आते साथ एमा की गोद में चिपक गई थी। मेराम ने उसे देखा और एमा को, जो उसके मिलने पर मेराम की जानिब भी नहीं दिख रही थी। अच्छा था एमा की पूरी फैमिली इस अर्थ पर नहीं थी, वरना मेराम किस किस से जेलस होता। सब एक सीट पर बैठे मेराम का हाल जानते बातों में मसरूफ़ थे, जबकि मेराम के मना करने के बावजूद भी एमा कोकी के साथ पास एक टेबल पर मौजूद चम्मच भर भर के खाने में मसरूफ़ थी। मेराम गाहे बगाहे उस पर नज़र डाल रहा था, लेकिन एमा ने उस दौरान एक बार भी मेराम को नहीं देखा था। उसकी पूरी तवज्जो खाने पर मरकूज़ थी। एमा को किसी चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं था। बस खाना सामने हो तो बाकी दुनिया जाए तेल लेने। उनके साथ मेराम भी चला जाए तो एमा को फ़िक्र नहीं, लेकिन खाने के बाद सबसे पहली फ़िक्र मेराम की होती थी। वो पेट भरकर खाने के बाद उठकर मेराम के बराबर वाली खाली कुर्सी पर जा बैठी। मेराम ने मुस्कुराकर देखते हाथ थाम लिया। अब आप दोनों हमारे साथ घर चलेंगे। माह कामिल उन्हें साथ ले जाने की ठान चुकी थी। जी मामा, मैं साथ ही जाऊंगा। क्या हम दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हो सकते हैं? मेराम को मालूम था शहरियर कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा, जैसे पहले नहीं आता था, और एमा को मेराम यूँ अपने ही घर वालों से खौफजदा नहीं रख सकता था। वो जहाँ शूट के लिए जाता एमा को साथ ही ले जाता, उसमें मसला क्या था? मेराम ठीक कहते हैं, हमें पाकिस्तान शिफ्ट हो जाना चाहिए। अपना मुल्क अपना होता है, भले दूसरे मुल्क में जितनी आसाइशें फराहम कर दी जाएं। जो सुकून अपनी फ़िज़ा में सांस लेने का है वो कहीं भी नहीं है। हमायूं जी जान से राज़ी थे। उन्हें तो अगर ये ऑफ़र पहले दी जाती तो फ़ौरन सामान पैक करके आ जाते। बस बच्चों की खातिर वहाँ गए थे और अब वहाँ जाकर भी देख लिया था। माह कामिल भी राज़ी हो गई थी। शहरयार और नज़ालिया लब सिए हुए थे। उन्हें यहाँ रहना नहीं था, सब कुछ वहाँ सेटल था। बच्चों की हर चीज़, वो कैसे वहाँ आ सकते थे? हम चलते हैं, क्या आप लोग अभी जाएंगे या बाद में? माह कामिल की आंखें भर भर आ रही थी। वो कितना खुश थी मेराम को ज़िंदा देखकर। उनकी छलकती आंखें बताने के लिए काफ़ी थीं। मामा, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। जी, मैं एमा राया के साथ कुछ वक्त रहना चाहता हूँ। आप लोग जाएं, हम आ जाएंगे। मेराम ने मोहब्बत से माह कामिल का हाथ चूमते हुए कहा। वह सब मिलने के बाद चले गए। तैमूर का रिसेप्शन जारी था। वो मेराम से मिलने आए थे और मिलकर साथ वीरा की फैमिली को मुबारकबाद देकर उनके रोकने पर भी चले गए थे। वीरा अभी अपनी लॉन्ग वाइट स्कर्ट में हील की टिक टिक के साथ मेराम और एमा राया की टेबल की जानिब आ गई थी। हेलो मेराम, मुझे यकीन था तुम जिंदा हो, और देख लो मेरा यकीन ठीक ही था। लबों पर मुस्कान सजाकर वीरा कुर्सी खींचकर उन दोनों के सामने बैठी अपनी बात का आगाज़ कर चुकी थी। मेराम के ज़िंदा होने का यकीन मेराम के फैंस में 70% को था। मेराम ने कोई जवाब नहीं दिया तो एमा राया को ही उसके बदले का जवाब देना पड़ा, जो कि बिल्कुल सच भी था। मेराम भी हैरान हुआ। मीडिया के मरने की तस्दीक करने के बावजूद भी उसके फैंस को यकीन था, और इतनी बड़ी तादाद को। वीरा ने बज़ाहिर मुस्कुराकर एमा के जवाब पर हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके जवाब देने पर वो अंदर ही अंदर बेचौताब खा कर रह गई थी। मेराम, तुम मेरे कॉल्स पिक नहीं करते हो, कैसे दोस्त हो? दुबई जाते ही दोस्त को भूल गए हो? वो बार बार मेराम को मुखातिब करती बात करने की कोशिश करती। एमा को जलाना चाह रही थी कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेराम सर हिलाता
जवाब सोचता एमा पहले ही दे देती। कितनी बुरी बात है मेराम, ये तुम्हें कॉल करती हैं तो उठाते क्यों नहीं हो, और मुझे दिन में इतनी कॉल्स मिला दिया करते थे। एमा ने खफकी से कहा था, लेकिन वीरा के तन बदन में आग सी लग गई थी। मेराम नफ़े में सर हिलाता उस बेवकूफ़ की नदानी पर कुछ कह भी नहीं सकता था। मैं शूट में मसरूफ़ था, इसलिए बस। यहाँ इजहाद भी इनवाइटेड है। मेराम की जब उस पर नज़र पड़ी तो चौंक कर वीरा की बात का जवाब देता पूछने लगा, हाँ तैमूर और बाबा ने किया है, तैमूर का क्लोज़ फ्रेंड है। वीरा ने पलटकर इजहाद की जानिब देखा जो नहीं देख रहा था। तुम्हें अपने बारे में सोच लेना चाहिए वीरा, मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते समझा रहा हूँ। लाइफ यूँ अकेले नहीं गुजारी जाती है। अगर कोई तुम्हें चाहता है तो उसके बढ़ाए गए हाथ को थाम लो, इससे पहले वो मायूस होकर भटक जाए। मेराम वीरा को समझा रहा था। वो कोई बात खुलकर नहीं कह सकता था, क्योंकि वीरा ने कभी उसे कोई बात खुलकर नहीं बताई थी, लेकिन आंखों में उभरता अपना अक्स वो देख चुका था। इसलिए वो वीरा से परहेज़ करता था, दूर रहता था। लेकिन अब तो वो पूरी तरह से अमराया का हो चुका था। यही वक्त था वो वीरा को समझाता या जताता। वीरा नासमझी से उसे देखने लगी। यही बात तैमूर कहता था, अपने आसपास निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी चाहत के और भी मुस्तहिक हैं। वीरा परेशान हुई। वो दोनों जानते थे वो शख्स कौन था, बस एक वीरा ही थी जिसे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया। मेराम वीरा से एक्सक्यूज़ करता एमा को लेकर बाहर आ गया, और वो दोनों गाड़ी में बैठे अपने घर की जानिब रवाना हो चुके थे। बुनियादी मकसद वहाँ आकर दुनिया को बताना था मेराम शराजी जिंदा है, और उन्होंने वो मकसद हासिल कर लिया था। मेराम उस गांव में कुछ दिन रहने के बाद शहर आकर अपने ज़राए इस्तेमाल करके एक होटल में एमा को लिए छुप कर पहुँचा था। वहाँ से वो एमा को तैयार किया और ख़ुद भी तैयार हुए अचानक एंट्री देना चाहता था, जिस तरह अचानक मौत की न्यूज़ चलाई गई थी। एमा राया को ब्यूटिशियन से तैयार करवाकर और ख़ुद तैयार होकर पूरी तैयारी के साथ तैमूर के रिसेप्शन में पहुँचा था, जहाँ तवक्को से ज़्यादा मीडिया उमड़ आया था। मेराम का इरादा उनके हर सवाल के जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देने का था, ताकि हर एक पर वाज़ेह हो सके और गर्दिश होती अफवाहें दम तोड़ सकें। फिर उसका इरादा घर जाकर फैमिली को सरप्राइज़ देने का था, लेकिन वो न्यूज़ देकर वहीं पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से मेराम का सरप्राइज़ दूसरे तरीके से उन तक पहुंचा था। इजहाद से मेराम इतना नाराज़ नहीं था। वो इजहाद की आंखों में गिल्ट देख चुका था, लेकिन वो खौफ से उसके करीब नहीं आ रहा था। मेराम उसे माफ़ कर चुका था, बस अपने भाई को माफ़ नहीं कर पा रहा था। बात उसकी अपनी होती तो शायद कर भी देता, लेकिन बात उसकी नहीं, एमा की थी। मेराम ने सोचते हुए एमा पर नज़र डाली, जो नीम खनूदगी में थी। आज वो अपने नए लुक को देखकर कितनी खुश थी। मेराम ने खुद को मिरर में देखा। हर कोई उसे हसरत भरी नज़रों से देखता था, लेकिन एमा की आंखों में ऐसा कोई तासुर नहीं होता था। वो शायद मेराम की पर्सनैलिटी की कभी गर्विदा भी होती, या शायद मोहब्बत समझाते, और उसकी आंखों में देखने के लिए मेराम को सारी ज़िंदगी इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन यह वक्त भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ था। मेराम ने साइड पर रखा एमा का हाथ उठाकर अपने हाथ में रख लिया और ड्राइव करने लगा। मेरी एलियन वाइफ, मोहब्बत से सामने फैली हुई जुल्फ़ों को पीछे करते सरगोशी की। वो लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे और एमा राया की तलाश में इधर उधर छानबीन करते बस उसके हाथ लगने के इंतज़ार में थे। एमा राया को न्यूज़ में देखकर अब उसके घर पर नज़रें रखे हुए थे। कब से ही मौका मिलता और वो लोग एमा को उठाकर ले जाते। वीरा अकेले कमरे में लैंप की लाइट को बटन से ऑन ऑफ करती गहरी सोच में डूबी हुई थी। नीम दराज पाँव पर पाँव रखे तैमूर के वलीमे में कही गई मेराम की बातें उसकी सोच को भटका रही थी। कौन था वो इंसान जिसकी मोहब्बत वीरा देखकर भी नहीं देख पा रही थी? तैमूर और मेराम को मालूम था, उसे क्यों नहीं मालूम हो सका? अचानक वीरा सारी सोचों को परे धकेलती हुई मेराम और अपनी यूनिवर्सिटी की सेल्फी देखती हुई गर्म स्याल बहाने लगी। क्या हो जाता अगर मेराम एमा राया की बजाय उसकी किस्मत बन जाता? वीरा ने अपने दिल को टटोला। क्या वाकई वीरा को उसकी शोहरत में दिलचस्पी थी? वीरा को वैसे भी लोगों में रहना पसंद था, और मेराम चलते फिरते भी लोगों की निगाह में होता था, और साथ रहने वाला फिर कैसे नहीं होता? दूधिया रंग में सुर्खी सी घुली वो वाकई में मोहब्बत से ज़्यादा उसकी शोहरत में दिलचस्पी रखती थी। वीरा ने सोचों से थक कर वापस सर सरहाने पर टिकाकर आंखें मूंद ली। उसे क्या करना चाहिए? मेराम को पाने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करने चाहिए या उसे मेराम को भूल जाना चाहिए? वीरा तय नहीं कर पा रही थी। उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? दोनों ही कदम खसारे के थे। वो मुसलसल सोचों के गर्दाब में बेबसी से डूबी हुई थी। जहन और दिल दोनों अलग अलग मशवरे दे रहे थे। मेराम नींद में झूलती हुई एमा को अपने रूम में लेकर पहुंचा, जहां आते ही एमा की पट से आंखें खुल चुकी थीं।
नींद आ रही है क्या? मीराम ने पूछते हुए उसे बेड पर बिठाते हुए नीचे ढलकता दुपट्टा उठाकर साइड पर रखा। पहले आ रही थी लेकिन अब ठीक हूँ, एमा ने जवाब देते हुए कानों से अवेजे उतारे। मीराम? अचानक एमा को कुछ याद आया तो उसे पुकारती हुई उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ जी बोले। मीराम जो अपने शूज़ उतार रहा था उसके अचानक पुकारने पर पूरे दिल से मुतवज्जा होता उसकी जानिब रुख मोड़ गया। तुमने कहा था रूम में ले जाकर मार लेना, लेकिन यहाँ मेरी बात मान लो, मेरी राज रख लो, ब्ला ब्ला। एमा ने अपने बाल पीछे करते हुए मीराम की जानिब देखते हुए सोचते बोला। तो मीराम समझ नहीं सका जो बात गुजर चुकी थी उस बात को करने का क्या फ़ायदा, और इस में बताने वाली बात क्या थी। तो मैं ये सोच रही हूँ किससे मारूँ तुम्हें। तुम इस वीरा की कॉल भी नहीं उठाते हो, कितने मासूम बने फिरते हो, लेकिन हो पूरे खड़ूस इंसान। बेचारियों को कितना बुरा फील होता होगा जब तुम उसकी कॉल्स नहीं उठाते होगे। पहले मुझे ये बताओ मैं तुम्हें मारूं किससे? वो मीराम को देखती, सोचकर बोलते हुए मीराम को इस वक्त इतनी हसीन लड़की से ज़्यादा कोई बेहिस लड़की मालूम हो रही थी, जो आधी रात में उसे मारने के साथ अपने ना होने वाली सौकन के लिए लड़ रही थी। कसम से मैं पागल हूँ, पागल। इतनी बेकरारी से तुम्हारी बात सुनने के लिए अपने काम छोड़े बैठा था, और तुम्हारी ये फजूल कोई सुनकर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। इडियट हो पूरी। मैं दूसरी शादी वीरा से कर लूँगा तो उसकी ही कॉल्स अटेंड करूँगा, तुम्हारी कॉल समेत तुम्हें कहीं फेंक कर आ जाऊँगा, और तुम्हें ऐसे ही अगर कोई बात कह दूँ तो ज़रूरी है उसे पूरा भी करना है। हद है यार, हो जाती है कभी कभी मेरे सब्र की। मीराम सर्द लहजे में कहता गुस्से से अलमारी से अपने कपड़े निकालता हुआ वॉशरूम की जानिब पलटा और धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद शावर लेकर बाहर निकला तो एमा ड्रेसिंग रूम से ड्रेस चेंज किए नीम तरासी अपने न्यू मोबाइल में गेम खेल रही थी। मीराम समझा था इतना गुस्सा होने पर एक जगह उदास बैठी होगी, लेकिन मीराम भूल ही जाता था वो एमर आया थी, कोई आम लड़की नहीं। चाहे गुस्से से डरती हो लेकिन एक कोने में बैठकर हरगिज़ नहीं रोती थी। मीराम एक सर्द नज़र उस पर डालता दूसरी जानिब आकर लेटते ही लाइट्स ऑफ कर गया। एमा उसके आने पर मोबाइल रखते उसकी जानिब खिसकी। अच्छा ये तो बता दो, मुझे अपनी दूसरी शादी में बुलाओगे? क्योंकि तुम्हारी होने वाली दूसरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती। वो उदास भी हो रही थी तो किस बात पर हो रही थी? मीराम उसे वीरा के कहने पर अपनी दूसरी शादी में नहीं बुलाएगा? मीराम का सर चकरा कर रह गया। मैं कभी दूसरी या तीसरी शादी नहीं करूँगा, तुम समझ लो। अब जो भी हो जैसी भी हो तुम ही हो पहली और आखिरी मोहब्बत की हद हो, और इस हद को तोड़ना मेरे लिए मरने जैसा है। अगर कभी तोड़ूँ तो पहले मर जाऊँगा, और तुम्हें मैं अपनी शादी के रिसेप्शन में बुलाऊँगा जो हम जर्मनी में करेंगे, ताकि तुम्हारी सैडो सैडी सब आ सकें। एमा को अपनी सख्त गिरफ्त में लिए वो अपनी ग्रे एकांत सी आंखें उस पर गाढ़े बेतासुर लहजे में बोल रहा था, जबकि एमा आंखें फैलाए उसे तक रही थी। नहीं, सैडो और ग्रैनी है बस, सैडी तो कोई नहीं है। एमा ने फैमिली में एक और इजाफी नाम सुनकर उसकी नाकस इल्म पर अफसोस से सर नफ़ी में हिलाते हुए बताया, जबकि उसकी दोनों कलाइयाँ मीराम की सख्त गिरफ्त में थी। व्हाटएवर। मीराम गुस्सा था, लेकिन एमा की बातें उसे गुस्से में कब रहने देती थी। फजूल सी बात या हरकत मीराम के गुस्से को ऐसे बैठाती थी जैसे मीराम बहुत खुश इखलाक बंदा है। मीराम ने अपने दांत एमा की नाक पर रखकर दबाए तो एमा की चीख बरामद हुई। उप्स, यहाँ तो ब्लैक दांतों का निशान बन गया है, चलो जल्दी से ठीक करो इसे। मीराम शिद्दत से दांत गाड़ने के बाद काले निशान को देखता एमा को हुक्म देता पीछे हुआ, जबकि एमा नाक से हिलाते हुए मीराम को घूर रही थी। फिर उंगलियों से नाक पर रोशनी बिखेरती ठीक करने लगी। क्या तुम शहरियार भाई को माफ़ नहीं कर सकते? मैंने तो कर दिया भाई को भी और नज़ालिया को भी। एमा ने अपना सर मीराम के चौड़े सीने पर टका दिया। नहीं कर सकता माफ़, और आइंदा मुझसे ये बात दोबारा नहीं करना। झूठ धोखा माफ़ नहीं कर सकता, किसी लड़की की इज़्ज़त का सौदा माफ़ नहीं कर सकता, तुम पर उठी उनकी गलत निगाह माफ़ नहीं कर सकता। मैं कुछ भी माफ़ नहीं कर सकता एमा राया। मैं अपने आप को और अपने से जुड़े लोगों को वैल्यू देता हूँ, इज़्ज़त देता हूँ, तो मैं उनसे जो उम्मीद करता हूँ उन्हें भी मेरी पूरी उम्मीदें करनी चाहिए। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। अब प्लीज़ मुझसे इस टॉपिक पर बात नहीं करना। मीराम शहरियार के जिक्र पर संजीदगी से लंबा सा जवाब देता एमा को समझाने लगा। एमा ने हाँ में सर हिलाते सोच लिया था अब शहरियार का जिक्र नहीं करेगी। तुम्हारी ये रिंग मुझे बहुत पसंद है। मीराम ने उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते उस अंगूठी पर हाथ रखा तो वह चमकने लगी। एमा, ये चमक क्यों रही है मेरे हाथ रखने पर? मीराम ने चौंक कर चमकते रिंग को देखते हुए एमा से पूछा।
क्योंकि तुम्हारा दिल सिंह से जब से ही जुड़ा हुआ है जब तुमने इसे छुआ था। ये मुझे तुम्हारे बारे में आने वाले ख़तरे का इसी चमक से बताती है और बार बार चमकती है। तुम्हारी गाड़ी वाले हादसे को मुझे इस रिंग ने बताया था, और जब तक मैं इस अर्थ पर हूँ ये मुझे तुम्हारे बारे में हर खतरे से आगाह करेगी। एमा मेराम के हाथ में अपने हाथ के रिंग को देखते हुए तफसील से बताती मेराम को हैरान कर रही थी। मुझे अफसोस है तुम मुझे ख़तरों से बचा लिया करोगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। मैं आम इंसान हूँ और तुम्हारी हिफाजत ऐसे ही कर सकता। मेराम खुश होने के बजाय अफसरदा से लहजे में बोलता हुआ उदास हो गया। हाँ तो तुम मुझे खाना खिला दिया करना। एमा ने अपनी काम की बात की। उफ, किस दिन मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगा। मेरी पूरी बात की वाट लगा देती हो फजूल कोई करके। मेराम उसके सर तकिए पर रखता पलटकर सोता नाराज़गी जता रहा था। एक तो तुम हर छोटी बात पर गुस्सा करते हो या नाराज़ हो जाते हो। अच्छा नाराज़ ही रहो, बस अपने हाथ पर सर रखने दो। एमा वापस से उठती उसकी अनसुनी करने पर हवा में उड़ती उसकी दूसरी तरफ थोड़ी सी जगह पर आ गई। काश तुम्हारे ये पावर्स बैन हो जाएं। मेराम अगर दूसरी तरफ करवट बदलता तो वहाँ भी आ जाती, इसलिए उसे कहते हुए अपने करीब करता। उसके बालों में से उठती खुशबू को खुद में उतारने लगा। आंखें मूंदे वो एमआरआई की गुफ्तगू सुन रहा था जो उसकी पावर्स के बैन होने का सुनकर उसे अपनी पावर्स के फ़ायदे गिनवा रही थी। हम घर पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन वो लड़की अभी तक घर से बाहर नहीं निकली है। हम क्या उसे घर से बाहर निकलते ही पकड़ कर ले आए? सीधा जर्मनी आए या पाकिस्तान में ही रहेंगे? उस धेड़ उम्र आदमी का भेजा गया शख्स अब पूरा एक दिन नज़र रखने के बाद डिटेल शेयर कर रहा था। नहीं वहाँ रखा तो उसकी इस अर्थ की फैमिली ढूंढ लेगी, इसलिए सीधा जर्मनी ही ले आओ। वह दिलचस्पी से बोलता हुआ हुक्म देता काल काटकर मोबाइल रखे चेयर पर घूमते हुए सिगार के मरगोले हवा में छोड़ने लगा। बस कुछ वक्त का इंतज़ार था, फिर सुनहरी पत्थरों से वह अमीर हो जाएगा। उसे वो वक्त याद आया जब वो यंग एज का था। एक एलियन को ऐसे ही पकड़कर उसके ब्लड से मोती बनाए थे। मस्जिद की ख्वाहिश थी, लेकिन वो एलियन गायब हो गया था। अपने पास मुझे सुनहरी मोतियों को जब बेचा तो उसको अपनी आधी ज़िंदगी गुजारने की रकम मिली थी, जिससे वो हंसी खुशी रकम का बेजा इस्तेमाल करके उड़ाता रहा। अभी इस एलियन के मिल जाने पर वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहता था। एमा उसके लिए जैकपॉट थी। शहरयार, नज़ालिया और बच्चे आज की फ़्लाइट से वापस दुबई जा रहे थे। नज़ालिया ने तय कर लिया था वो शहरयार से वहाँ जाकर डिवोर्स ले लेगी। उसे अब शहरयार पर यकीन नहीं रहा था। वो पढ़ी लिखी बाशऊर थी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकती थी, तो क्यों शहरयार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते ज़िंदगी गुजारती, जबकि उसे मालूम था वह इन बातों को भूल नहीं पाएगी। एमराया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जाते वक्त सबसे मिलते शहरयार ने एमा से माफ़ी मांगी। मेराम साथ ही हाथ सीने पर लपेटे खड़ा था। एमा ने मेराम की जानिब नज़रें की। मेराम ने उसे देखकर कंधे झुका दिए, जैसे कहा हो तुम जानो, मैं तो अपनी ही करूँगा। मैंने आपको माफ़ किया। सूखे लबों पर ज़बान फेरती एमा ने बोलते हुए मेराम का हाथ थाम लिया, जो कि लरज़ रहे थे। यकीनन एमा उन लम्हात में पहुंच चुकी थी जिनमें उसे तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था। मेराम ने हाथ थामकर अपने होने का एहसास दिलाया। बहुत शुक्रिया एमराया, तुम्हारा मुझ पर यह एक एहसान है। शहरयार शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए कहता मेराम की जानिब बढ़ा। भाई, मुझे आप अजीज़ हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं एमा के साथ की गई ज़्यादती को हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। अगर एमा की जगह आपकी बहन होती तो आपको कैसा लगता? मैं राया जितना बड़ा दिल का मालिक नहीं हूँ, ना ही मुझे हमदर्दी के तौर पर माफ़ करना आता है। बस मैं आपको भाई की हैसियत से हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इससे पहले शहरयार माजरत के लिए कोई लंबी चौड़ी तकरीर करता, मेराम ने उसे टोकर पहले ही जता दिया। वो जो भी लेकर मेराम उसे माफ़ नहीं करने वाला था। शहरयार मायूसी समेटे वापसी के लिए मुड़ गया। माह कामिल और हमायूं ने अच्छे से अलविदा किया। नज़ालिया ने माजरत तलब नज़रों से मेराम की जानिब देखा। एमा ने उसे माफ़ करने के लिए इल्तिजाइया नज़रों से देखा, कम घूरा ज़्यादा। मेराम ने नज़ालिया की जानिब मुस्कुरा कर सर हिला दिया, जिससे नज़ालिया के अंदर ढेरों इत्मीनान उतरा। नज़ालिया सबसे मिलती बच्चे न जाने की ज़िद के लिए रोते धोते वापस चले गए थे। मेराम ने पुरसुकून होकर एमा की जानिब देखा। अब ज़िंदगी में एमा को कोई डराने वाला नहीं था। शायद कोई था, लेकिन दोनों ही उससे बेखबर थे। मेराम एमा को तैयार होने का कहते वेट करने के लिए लाउंज में बैठा माह कामिल और हमायूं से बातें करने लगा। माह कामिल और हमायूं ने एमा को दिल से अपनी बहू मान लिया था। उन्हें वैसे भी मेराम की शादी की लगी रहती थी और वो दोनों देख सकते थे मेराम के अलावा मुस्कुराहट में ढले रहते हैं, और वजह वो सब जानते थे। लिहाजा सब बातों को भुलाकर उन्हें एमा के साथ अब एक नया आगाज़ कर ही लेना चाहिए था।
एमा सिर्फ कपड़े चेंज किए, लिपस्टिक लगाकर ब्लू पैंट और टी शर्ट में वापस आई तो मेराम उसे देखते सीटी बजाता उठ खड़ा हुआ। मेराम, जो तुमने अभी किया वो मुझे भी सिखाओ। मेराम गाड़ी में बैठकर मास्क चढ़ा रहा था जब एमा ने जोश से कहा, नहीं, बुरी बात होती है, ये नहीं सीखते। मेराम ने उसे टालना चाहा। ठीक है, नहीं सिखाओ, बस मेरे सामने एक बार दोबारा करके दिखाओ दो। एमा के कहने पर मेराम ने मास्क नीचे करके आंख मारते हुए होंठों को गोल करते हुए सीटी बजाई। एमा ने देखी आंख मारते हुए उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सीटी बजाई। पहले मेराम साकर सा उसे देखने लगा, फिर कहका लगाकर हंसता गया। एमा मुंह बनाती सीट बेल्ट बांधने लगी। ओ माई एलेना क्यूटी। मेराम मुसलसल हंसते हुए उसके अंदाज को एंजॉय करते हुए उसे चिढ़ा रहा था। वो आज उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहा था जहाँ वो सफ़र करते हुए बहुत सारी बातें करें, लेकिन बीच में एमा की भूख मजाक करकरा कर देती थी।